गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रनवन की स्टोरी लेके आई हूँ गाइस। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो नॉवल है ना, ये ओरिजिनल डम हस्की विद वाइट कैट शिजुन पे बेस्ड है। और गाइस, इसका ना जो ट्रांसलेशन है वो ढंग से नहीं हुई हुई। तो अगर मेरी ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत आती है तो पहली बात, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, और अगर कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी आती है तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत आती है जब ट्रांसलेशन ढंग की ना लिखी हो और उन्हें जब मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ और वर्ड ऊट पटांग आए तो थोड़ा सा मतलब 1-2 सेकंड का बंदे का पढ़ने का ब्रेक आ जाता है। तो आई होप आप लोग वो माइंड नहीं करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपने देखा था लास्ट टाइम हमारा चू वेनिंग घायल था और मोरन को मिस वांग ने, यानी कि शू मेंग की मदर ने पाउडर दिया था। और यहाँ पर मोरन जो है वही पाउडर जो है वो हमारे चू वेनिंग को देने के लिए आया होता है। और जब वो आता है तो देखता है कि यहाँ पर ना चू वेनिंग एक जगह नहा रहा है और उसके साथ वो अकेला नहीं है, कोई और लोग भी हैं। यहाँ पर उसके पवेलियन को लोटस लीव से अलग से सेपरेट कर दिया जाता था। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था मोरन के दिल पे ना बहुत सारी बिजली गिर गई हो। वो ऑन द स्पॉट जो है फ्रीज हो जाता है वहाँ पर, जैसे उसके दिल के अंदर ना बहुत सारे इमोशंस फिक्स थे, मतलब सॉरी मिक्स थे। और उसका फेस जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गुस्से में क्रैक ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशन चल रहे थे। एक तो गुस्सा था, जेलसी थी, इरिटेशन थी, जैसे उसके अंदर बहुत सारे बम पटाखे फूट गए हों। और वो अपने होठों को भी नहीं हिला पा रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, ये सोच के कि चू एनिंग के साथ जब वो नहा रहा है 2 और लोग कौन हैं। और यहाँ पर वो अपने दिल को नहीं समझा पाता कि उसे ये गुस्सा क्यों आ रहा है। हालांकि उसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद को कहता है कि मैं शीमे से प्यार करता हूँ। उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो गुस्सा किस बात पे है। और वो मन में सोचता है कि ये कैसे दूसरे लोगों के साथ सो सकता है। चू वेनिंग, तुम भी तुम बहुत ही घटिया इंसान हो एक्चुअली। तुम वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी लाइफ में चू वेनिंग उसके लिए थोड़े से भी इमोशंस नहीं रखता था। और अगर ऐसी बात थी तो उसके दिल में जो ये स्ट्रिंग, ये धागा सा बंधा हुआ है, वो तो हट जाना चाहिए। वो मन ही मन सोचता है कि 10 साल से ऊपर हो गए लाइफ टाइम को और उसने दोबारा से बर्थ लिया है। यहाँ तक कि चू वेनिंग पिछले जन्म में भी 10 साल पहले मर चुका था उसके। तो अब वो एकदम से इस जन्म में उठा है, वो उसे अभी भी ऐसे क्यों गुस्सा आता है जब वो चू वेनिंग को किसी और की तरफ देखता है। तो उसे तो बल्कि शांत रहना चाहिए और प्रिटेंड करना चाहिए कि वो शांत है। और उसके दिल की इसी कश्मकश में यहाँ पर उसका ट्रू कलर जो है रिवील हो जाता था। जब भी सबकॉन्शियसनेसली जब भी चू वेनिंग किसी और के साथ आता था तो उसे ऐसा लगता था कि चू वेनिंग सिर्फ उसका है और उसका ही चू वेनिंग पे हक है। और इस टाइम क्लियरली उसे रियलाइज़ हो रहा था कि कैसे चू वेनिंग के लिप्स का टेस्ट है और उसे चू वेनिंग के साथ हुए हुए उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी उसे दिमाग में आ जाता था कि चू वेनिंग सिर्फ उसका है और किसी का नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी लव और पैशन था वो बेड के अंदर सिर्फ वो चू वेनिंग के साथ ही दिखा पाता था अपने पिछले जन्म में। और शायद ये ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में वो रिबर्थ होने पे सोचना नहीं चाहता था। उसने चू वेनिंग को नेकेड देखा, जिसकी पूरी की पूरी बैग जो थी वो नेकेड थी उसके सामने, और वो एक फैमिलियर फिगर ही था। उसके जो शोल्डर थे वो काफ़ी चौड़े थे, लेग्स लंबी थी और मस्कुलर बॉडी थी जो कि पतली सी थी, और उसकी वेस्ट काफ़ी स्ट्रांग थी। यहाँ पानी की बूंदें उसकी जो बॉडी थी उसे और जगमगा रही थी। और यहाँ पर उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स उत्पन्न हो रही होती है, वो अवॉइड कर रहा था और देखना नहीं चाहता था चू मोरन इस वक्त उसकी तरफ। यहाँ पर चू वेनिंग की इस तरह से भीगी हुई बॉडी देख के मोरन की भी जो लेग्स थी वो नम होने लगती हैं, उसका दिमाग भी नम होने लगता है और उसकी बॉडी से एक रिएक्शन आने वाला होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। उसका कंट्रोल नहीं होता खुद के ऊपर और उसकी लोअर बॉडी इस वक्त जल रही होती है। वो अपने सेंसेस में अभी भी वापस आता है और गुस्से में चिल्लाता है चू वेनिंग। चू वेनिंग एक्चुअली यहाँ पर इग्नोर कर रहा था मोरन की बातों को, और उसे 2 लोग जो थे शोल्डर से पकड़े हुए थे। एक ने उसके लेफ्ट शोल्डर को पकड़ा हुआ था, एक ने राइट शोल्डर को, और लोटस पोंड में वो अभी राइज कर रहे थे। और वो पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखता कि कौन यहाँ आया है, बट वो लोग काफ़ी क्लोज थे और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी क्लोज था। मोरन को यहाँ ना गुस्सा आ रहा था मनी मन, वो चू वेनिंग को अंदर ही अंदर गालियाँ दे रहा था और एक्चुअली वो लोटस पोंड में जंप भी कर देता है और सारी पानी की चीटें इधर उधर हो जाती हैं। वो चू वेनिंग के ऊपर जंप करता है और जैसे ही वो उसके पास में जाता है एक चीज़ डिस्कवर होती है कि एक्चुअली वो 2 जो बंदे उसकी हेल्प कर रहे थे वो मेटल के रोबोट टाइप के बंदे थे जिन्हें नानमू कहते हैं। और सबसे वर्स्ट चीज़ ये थी कि वो एक्चुअली में वहाँ पर जो हमारा चू वेनिंग था वो इमोर्टल की जो थी उसकी लोटस फोन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था, और जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो चू वेनिंग की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके। और मोरन जो कि इतना बेवकूफ़ होता है, जो जेलसी में इतना पागल हो जाता है कि उसने उस स्पिरिचुअल फील्ड को ही, उस पूरी एनर्जी को ही तोड़ दिया था और रिवर्स साइकिल में घूम रही थी। यहाँ पर वो चू वेनिंग को अब आज की डेट में, मतलब जिस प्रोसेस को उसने तोड़ा था उससे चू वेनिंग को जहाँ पर एनर्जी मिलनी चाहिए थी वहाँ चू वेनिंग की बॉडी को अब वो अनकॉन्शियस स्टेट में डाल रही थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है और चू वेनिंग यहाँ पर किस अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, बट वो अनकॉन्शियस स्टेट में उसने ये सब चीज़ की और वो सपोर्ट करता है गोल्डन लाइट को, जो कि 2 मेटल के
मकेन्स के हाथों में से निकल रही थी और ये गोल्डन लाइट जो थी वो सर्च कर रही थी ऊपर की तरफ, जो कि कवर कर रही थी यहाँ पर चू वेनिंग के शोल्डर के जो घाव थे उन्हें, और वो उन्हें ट्रीट करना चाहती थी। लेकिन मोरन जो है वो बेवकूफ़ों की तरह जो अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो फायर, जो ये एनर्जी का पूरा प्रोसेस है, ये रिवर्स हो जाएगा और अब ये चू वेनिंग को और ज़्यादा तकलीफ दे देंगी, जिससे चू वेनिंग का घाव उल्टा और ज़्यादा फट जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। गोल्डन लाइट जो थी अब वो रिवर्स वर्क कर रही थी, रिवर्स मैकेनिज्म हो रहा था। और यहाँ पर चू वेनिंग के मुंह से जो है वो चिल्लाने की आवाज़ निकलती है। वो बहुत सारा मुंह से खून की उल्टी कर देता है और उसके जो स्कार थे वो उल्टा अब उनमें से खून निकलने लगा था। और ये देखने के बाद मोरन जो है वो अक्का बक्का रह जाता है कि शिट, उसने अपनी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से ये क्या किया, और सारा का सारा पॉन्ड जो है उसके ब्लड से कहीं ना कहीं भर रहा था। और ये चू वेनिंग जो कि फ्लावर सोल सेक्रीफाइस टेक्निक थी उसे यूज़ कर रहा था, जो कि चू वेनिंग की अपनी टेक्निक थी। और रियलाइज़ अब मोरन को होता है कि उसने कितनी गलती कर दी, उसने खुद को और चू वेनिंग की जान को ट्रबल में डाल दिया। चू वेनिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि ड्यूअल एलिमेंट से बनी थी, जो कि मेटल और वुड का था, और यहाँ मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो हेवंस के तरीके से बनी हुई थी और फोकस कर रही थी अटैक और डिफेंस में, और वुड की स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो हीलिंग के लिए बहुत अच्छी थी। यहाँ पर फ्लावर सोल सेक्रीफाइस टेक्निक उनमें से एक थी, जो चू वेनिंग जो था वो मोबिलाइज करता था ताकि उसकी जो स्पिरिट है वो 100 फ्लावर उसे हील कर सके उसके वाउंड को, क्योंकि वो एक बार तो पहले उसे वो सेरेमनी घोस्ट ने उसे वहाँ पर चोट पहुँचाई, फिर उसके बाद जो है उसे कोढ़े लगे थे, उसकी वजह से उसकी चोट और ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब इस प्रोसेस में जब वो कर रहा था तो कोई भी उस एरे में एंटर नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी स्पिरिट जो थी वो प्लांट से आ रही थी, जो कि अब डिस्पर्स हो गई थी। और यहाँ तक कि हीलिंग इफेक्ट भी कम होने की वजह से बल्कि उल्टा हो गया था, जिसने उसकी इंजरीज को वर्स कर दिया था। चू वेनिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी कोर जो थी वो कम्प्लीटली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसकी स्पिरिट जो थी 100 फ्लावर की, उसकी वजह से। क्योंकि जब कोई हम टेक्निक यूज़ करते हैं या हम कोई मैकेनिज्म यूज़ करते हैं या फिर कोई हम उपासना कर रहे होते हैं और जब उसका वर्क टूट जाए, आधे में ही वो चीज़ें टूट जाए, तो उल्टा हमको बहुत भारी नुकसान होता है उन चीज़ों का, अगर हम पूरी नहीं कर पाते तो। और मोरन ने वही कर दिया कि बीच एरे में उसने चू वेनिंग को डिस्टर्ब किया। यहाँ पर मोरन की जो थी वो फ्लावर्स सोल सेक्रीफाइस टेक्निक प्रीवियस लाइफ में उसे पता था कि चू वेनिंग यूज़ करता है, और उसने इमीडिएटली कट की वो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो। और चू वेनिंग जो था वो तब तक उसका अपनी शरीर पे बिल्कुल भी काबू नहीं था और उसका सपोर्ट जो था एरे से ख़त्म हो गया था। वो इमीडिएटली बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और मोरन फटाफट उसे आके सपोर्ट करता है। अनकॉन्शियस वो अपने शिजुन के फेस को देखता है जो बेहोश था, उसके लिप्स ब्लू हो गए थे और उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। मोरन जो है वो एकदम से चिल्लाता है उस शोर के अंदर, और वो इधर उधर नहीं देखता, वो फटाफट से जो चू वेनिंग होती है उसकी बॉडी को फटाफट उसके बेडरूम में लेके आता है और उसे बेड पे रखता है और कहता है शिजुन शिजुन। वो बार बार उसका नाम पुकारता है। चू वेनिंग की आंखें अभी भी बंद थी, और अदरवाइज़ वो थोड़ी सी आंखें खोलता भी तो वो उसकी नज़र उसके चेस्ट पे जाती है। और यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे चू वेनिंग की मौत ही हो गई। और मोरन ये सोच कर कि किस तरह से प्रीवियस लाइफ में उसने चू वेनिंग को खो दिया था, उसका गला एकदम सूख जाता है, उसका हार्ट पैनिक हो जाता है, और इस प्रीवियस लाइफ का वो मंजर उसे याद आता है कि कैसे पिछली ज़िंदगी में भी चू वेनिंग उसके हाथों में ही मर गया था। 2 पर्सन थे जो उसके हाथों में मरे थे, एक था शीमे और एक था चू वेनिंग। और ऑफ कोर्स दोनों के दोनों, एक उसका लवर था उसके ड्रीम्स में और दूसरा उसका दुश्मन था। जब शीमे छोड़ के चला गया था तो मोवियुक के पास वर्ल्ड में कोई नहीं बचा था। लेकिन क्या करें, चू वेनिंग का क्या कह सकते हैं, मोरन अभी भी नहीं जानता था। उसे वो दिन याद था जब उसने दोनों को अपने हाथों में थामा हुआ था, जब दोनों के दोनों मर गए थे। और जब चू वेनिंग मरा था तब भी उसकी बॉडी ऐसे ही कोल्ड थी। इस वक्त ये रोना नहीं चाहता था और इसे पता भी नहीं था ये हंसे या क्या करे। ये मोमेंट ऐसा था जब पिछले जन्म में भी चू वेनिंग मरा तो वो ना तो खुश हुआ था और ना ही दुख का मोमेंट था, क्योंकि चू वेनिंग को वो सोचता था कि मेरा सबसे बड़ा एनिमी है। लेकिन चू वेनिंग की मौत से कभी भी मोरन को कोई अच्छा फील नहीं आया, बल्कि चू वेनिंग के जाने के बाद मोरन बहुत कठोर बन गया और उसे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे ही चू वेनिंग चला गया था, मोरन को नहीं पता था कि वर्ल्ड में अब उसके लिए क्या बचा है। और यहाँ पर जो कैंडल है वो और ज़्यादा लाइट होती है और वो इधर उधर फ्लिक कर रही होती है। और यहाँ पर वो चू वेनिंग की नेकेड बॉडी इस रियल वर्ल्ड में देख सकता था। जो यू हैंग थे वो ऑलरेडी टाइट कपड़े पहना करते थे, उसका कॉलर जो था वो फोल्डेड होता था टाइटली हाईली, और यहाँ पर उसकी वेस्ट पे 3 बैंड जो थे रैप हुए हुए थे और ऊपर की बॉडी उसकी रिस्ट्रेन कर रही थी। यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसकी इंजरीज़ को देख सके, और उसे 200 लैशेस मारे गए थे, 200 कोड़े मारे गए थे। मोरन जो है वो पर्सनली चू वेनिंग की बैग को देखता है और किस तरह से बुरी तरह से उसे डिसिप्लिन कोर्ट के अंदर पनिश किया गया था उस दिन। यहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रेजिक मात्रा में बुरी तरह से निशान थे, और चू वेनिंग जैसे तैसे करके उन सबको
ऐसे दिखाता था, प्रिटेंड करता था जैसे उसे कुछ नहीं हुआ। 200 कोड़े खाने के बाद भी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता था और अपनी पनिशमेंट ले रहा था जैसे कि उसे कुछ हर्ट ही नहीं होता। और यहाँ पर उसकी बॉडी को देखकर मोरन समझ सकता था कि चू वेनिंग को कितने ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी बॉडी को। अब उसे रियलाइज़ होता है कि चू वेनिंग की इंजरीज बहुत ज़्यादा सीरियस थी, जितना उसने सोचा भी नहीं था। और उसके जो 5 वाउंड थे जो घोस्ट मास्टर ने उसे दिए थे वो सारे खुल चुके थे। और यहाँ तक कि वो उसके गहरे बिल्कुल हड्डियों को चीरते हुए वो पार्ट थे जो क्लियरली वो देख सकता था। वहाँ पर उसकी सफ़ेद बोन भी दिख रही थी। और चू वेनिंग प्रोबेबली वो कभी भी किसी से हेल्प की मदद नहीं लेता था, स्पेशली अपनी ड्रेसिंग के टाइम भी। और वो खुद से ही टूटी फूटी अपनी बेकार सी ड्रेसिंग कर लेता था और दवाई भी खुद को ऐसे ही लगा लेता था। और यहाँ पर जो हमारा मोरन था वो जानता था चू वेनिंग कितना मैसी है। कुछ प्लेसेस पे वो पहुंच गया था, लेकिन ऑलरेडी वो जानता था कि वो अभी भी वो चू वेनिंग का असली रूप नहीं जानता है। वो जानकर भी नहीं जान पाया कि चू वेनिंग आके चाहता क्या है। क्या वो लोगों से मदद सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि वो कोल्ड फेस है, या फिर सच में उसके पास कोई नहीं होता। यहाँ पर वो देख रहा होता है कि ब्लू पर्पल मार्क्स जो मारने के थे वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर थे, और उसकी पूरी स्किन जो थी, फ्लैश जो थी, वो ऑलमोस्ट वहाँ से निकल रखी थी। और यहाँ पर बैक लैशेस को देख के, उसकी फॉर्मेशन देख के चू वेनिंग के वाउंड जो थे वो बिल्कुल एक से एक करके खुलते जा रहे थे, उनमें से ब्लड निकल रहा था। और मोरन जो है वो उसे बिलीव नहीं होता, ये पर्सन सच में पिलर साफ़ करता रहता था, ब्रिज के नीचे दूसरों को बारिश में भीगने से बचाया करता था, बैरियर लगाया करता था। ये पर्सन इसके सामने इतना नॉर्मल दिखने की जो है कोशिश करता था। असल में इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा ओल्ड, डिसेबल और सिक और वीक लग रही है इस वक्त। उसे सच में बहुत बुरा लगता है कि चू वेनिंग इस वक्त अनकॉन्शियस है। और मोरन जो है वो ग्रैब करता है उसे कॉलर से, और उससे गुस्से में पूछना चाहता था कि चू वेनिंग, तुम में क्या ईगो प्रॉब्लम है क्या? तुम एक बार भी किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? लेकिन वो अपने सिर को नीचे करता है और वो सच में उससे बोलना चाहता था, कौन तुम्हें रोकेगा? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम एक एडल्ट हो और तुम क्यों अपनी देखभाल नहीं कर सकते? क्यों तुम लोगों से नहीं बोलते कि वो तुम्हारी बैंडेज कर दे, आकर तुम्हें दवाई लगा दे? क्यों क्यों तुम ऐसे रहते हो? क्यों तुम्हें आज 2 टीन के डब्बों की ज़रूरत पड़ी अपनी फॉर्मेशन को हील करने के लिए? क्यों तुमने किसी इंसान के लिए नहीं किया, हाँ इंसान की मदद के लिए नहीं बोला? चू वेनिंग, तुम सच में स्टूपिड हो। तुम इतने ज़िद्दी हो कि तुम मर भी सकते हो। वो मन ही मन ना कहीं मोरन को बहुत दुख लग रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं उसके एक्यूपेंचर पॉइंट को फटाफट से दबाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। और वो कुछ हॉट वाटर लेके आता है और चू वेनिंग के जो ब्लड होता है उसकी कमर पे उन्हें साफ़ करता है। फिर वो शार्प नाइफ लेके आता है जो कि वो धीरे से आग में जलाता है और वो कट ऑफ करता है जो कि चू वेनिंग का रोटन फ्लैश था, यानी कि जो मांस के टुकड़े ख़राब थे उन्हें हटाता है। फर्स्ट टाइम चू वेनिंग जो था वो दर्द में करहरा रहा था और उसकी बॉडी जो थी वो बाउंस अप हो रही थी। मोरन मन ही मन सोचता है, उसे पकड़ता है और कहता है, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो दर्द में? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं, मतलब सेक्स करूं? इस तरह से तुम आवाज़ें निकालोगे तो मैं तुम्हें चेस्ट में तुम्हारे खंजर ही घोंप दूंगा और तुम मर जाओगे, और फिर तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। यहाँ पर मोरन गुस्से में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था चू वेनिंग अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस टाइम मोरन जो है वो अपना नेचर सच में दिखा रहा था और वो चिल्लाना चाहता था जैसे कि वो पिछली लाइफ में चू वेनिंग की ज़िद्दी पने पे चिल्लाया करता था। और यहाँ पर बहुत सारे वाइट रोटन वाउंड थे जो कि चू वेनिंग की अभी भी जैसे ही वो उन पे चाकू चला रहा था, चू वेनिंग ज़ोर से मतलब करहरा रहा था, लेकिन वो नींदों में बेहोश था। उसके सारे जो भी वाउंड्स थे उन्हें धोता है और उन्हें साफ़ करता है। ये जो पर्सन उसके सामने अनकॉन्शियस था, यहाँ पर मोरन सप्रेस कर रहा था कि बस उसे दर्द ना हो और कैसे तैसे वो इंड्योर कर ले। लेकिन वो अभी भी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने में कवर थी। उसकी बॉडी जो थी वो क्लीन होती है और सॉक्ड होती है पूरे की पूरी पसीने में। यहाँ पर अच्छे से मोरन कोशिश कर रहा था कि वो चू वेनिंग को दवाई लगा के बैंडेज कर दे उसके पूरे वाउंड को। फिर वो मोरन चू वेनिंग को हेल्प करता है कि वो उसके अंडरवियर चेंज करने में मदद करता है और पहनाने में। फिर वो मोटा सा जो क्विल्ट होता है, यानी कि कंबल होता है, वो अपने टीचर की बॉडी पे डालता है जो कि बहुत बुरी तरह से जल रही थी, गर्म हो रखी थी। और यहाँ पर वो चैन की सांस लेता है। उसे याद आता है कि मेडिसिन जो मैडम वोंग ने दी थी वो मिक्स करके सील्ड ऑयल बैग पेपर में अभी भी उसके पास है। वो उसमें से निकालता है और एक बाउल बनाता है मेडिसिन का, और वो फिर चू वेनिंग के सराहने ला के रख देता है और कहता है पी लेना इसे। लेकिन वो तभी के तभी पता नहीं कैसे उस अनकॉन्शियस पर्सन को एक हाथ से उठाता है और उसे अपने शोल्डर पर रख देता है। वो धीरे धीरे मेडिसिन को एक स्कूप अप करता है एक चम्मच के थ्रू, और फिर उसे ठंडा करके वो ट्राई करता है कि वो मोरन जो है यहाँ पर अपने टीचर को पिला सके अनकॉन्शियस स्टेट में। और इमीडिएटली वो अपनी भौहें उठा के देखता है और कहता है व्हाट द हेल, ये तो कितनी कड़वी है, और वैसे भी
इसे ठंडा होने देता हूँ, तभी मैं चू वेनिंग को पिलाऊंगा। इन द एंड जैसे ही वो आधी स्पून जो है उठाता है, वो जानता था चू वेनिंग जो है वो बिल्कुल भी ऐसी दवाई नहीं खाएगा, उल्टा वो चुलूटी कर देगा, क्योंकि चू वेनिंग स्पाइसी फूड नहीं खाता था, कड़वा इस तरह का खाना नहीं खाता था। मोरन जो है वो देखता है कि बहुत सारी जो मेडिसिन थी वो चू वेनिंग ने उसके कपड़ों पर ही डाल दी थी। मोरन स्पीचलेस होता है। वो जानता था कि चू वेनिंग को इस तरह के कड़वे फूड नहीं पसंद, और वो डरता भी है। अगर इस वक्त ये एल्डर यू हैंग उसके सामने जाग रहे होते तो सच में उसे डिस्गस्ट फील होता कि वो एक घूंट में ही मेडिसिन पी जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पे स्ट्रेट फेस रखता है और सीक्रेटली वो धीरे से जो हमारा चू वेनिंग था उसके मुंह में कैंडी का एक पीस डाल देता है। चू वेनिंग जो कि करंटली अभी भी बेहोश था, मोरन के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो यहाँ पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन ये पर्सन तो बेहोश पड़ा था और ये पेशेंटली उसे दवाई पिलाता है धीरे धीरे करके। और जैसे ही टाइम बीतता जाता है ये एक रुमाल से उसका मुँह भी पोंछता जाता है जहाँ से दवाई निकल रही थी। और ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क तो नहीं था मोरन के लिए, लेकिन उसकी प्रीवियस लाइफ में एक पीरियड ऐसा था जब वो चू वेनिंग को हर दिन मेडिसिन खिलाता था, और उस टाइम चू वेनिंग जो था वो रेजिस्ट करता था और मोरन जो है तब उसे थप्पड़ मार देता था। तब वो उसको उसकी ठोड़ी से पकड़कर उसे किस भी किया करता था। उसकी टंग जो थी वो यहाँ पर उसके ब्लड में और हर चीज़ से मिक्स हो जाया करती थी, और यहाँ पर वो इतनी डीपली मोरन चू वेनिंग को नहीं देख सकता था। वो धीरे से उसे मेडिसिन पिलाता है। आधी चू वेनिंग मेडिसिन निकाल देता है और आधी उसके मुंह में जा रही होती है। आधी बेड पे थी, आधी ब्लैंकेट पे थी। तभी मोरन कोल्ड वॉइस में कहता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। और यहाँ पर चू वेनिंग जो था वो बार बार लात मार देता था ब्लैंकेट को, और वो कहता है तुम इस तरह से लात क्यों मार रहे हो ब्लैंकेट को, तुम ऑलरेडी इतने गर्म हो गए हो और एक्सीडेंटली तुम्हें अगर ठंड लग गई तो। आधे वे में जो हमारा वो था वो कहीं ना कहीं अपना टेम्पर लॉस्ट कर चुका होता है मोरन, क्योंकि बार बार चू वेनिंग जैसे ही वो चू वेनिंग को कवर करता था ब्लैंकेट से, चू वेनिंग लात मार देता था और वो कंबल को हटा देता था। तभी मोरन मन में सोचता है भूल जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें ठंड लगती है नहीं लगती मेरा कोई कंसर्न नहीं है, इससे तुम ही ज़्यादा बीमार पड़ोगे और बीमार पड़ जाओगे, और अच्छा ही होगा तुम मर जाओ बीमारी से। वो जैसे ही ये बोलता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो डोर के पास पहुँच जाता है उसके दिल में एक ज़ोर से दर्द होता है, जैसे उसके दिल में कुछ रह गया हो। पीछे मुड़ की तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो सोचता है कि कोई नहीं, मैं कैंडल बुझा देता हूँ फिर चला जाऊँगा। इस टाइम वो जैसे ही रेड लोटस पून के पास आता है वो फिर से वाटर लिलीज़ को देखता है, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और वहाँ पर चू वेनिंग का बहुत सारा ब्लड पड़ा था जिसे वो एब्जॉर्व कर रहे थे। इससे यहाँ पर मोरन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसे गुस्सा आता है ह्यूमिलिएशन का, और वहाँ वो वापस से बेडरूम में वापस आता है और एक हाथ से और एक पैर से वो इधर आता है। वो उस ओल्ड रोबोट को देखता है जो कि वहाँ पर सर्कल कर रहा था, सर्कल में घूम रहा था। इन द एंड वो आराम से चू वेनिंग के बेड के पास जाके बैठता है। वहाँ पर चांद की अच्छी रोशनी आ रही थी। वो विंडो भी जो कि आधी ओपन थी उसे बंद कर देता है ताकि चू वेनिंग का हैंडसम फेस वहाँ से दिख रहा था, लेकिन चू वेनिंग जो है ठंड कैच ना कर ले। उसके लिप्स बहुत लाइट लग रहे थे, आईब्रो जो थी वो थोड़ी ऊपर थी। मोरन मन में सोचता है और क्लोज करके विंडो वो कहता है सिजुन आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा ह्यूमिड है और आप कैसे ये विंडो ओपन करके सो सकते हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मोरन जो है वो कसम खाता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन फिर भी वो वापस आता है डोर पे। और यहाँ पर वो डोर के पास आने के बाद चू वेनिंग जो है फिर से ब्लैंकेट को किक कर देता है। मोरन उसे ही देख रहा होता है। वो मन में सोचता है ये पर्सन अपनी हैबिट क्यों नहीं चेंज कर सकता, ये अभी भी बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह ब्लैंकेट को किक कर रहा है। और इस टाइम पे उसे याद आता है कि अभी वो कोई 32 साल का ताक्ष्या जुन नहीं है, वो 16 साल का बच्चा ही है, और ये इसका शिजुन है। यहाँ पर वो कितनी बार गुस्सा हो जाया करता था चू वेनिंग की चीज़ों से, लेकिन अब वो वापस मुड़ के नहीं देख सकता। वो जैसे ही डोर की तरफ देखता है फिर से वो अंदर आ जाता है। यहाँ पर एम्परर उस डोर की विंडो को ओपन करता है। वो ब्लैंकेट को एम्परर कह रही हूँ, मोरन उस डोर की विंडो को फिर से ओपन करता है, वापस अंदर आता है, ब्लैंकेट को फ्लोर से उठाता है, कवर करता है चू वेनिंग को। और मोरन जो है वो चू वेनिंग की पेनफुल आवाज़ें सुन रहा होता है कि चू वेनिंग नींद में जो है वो आवाज़ें कर रहा होता है, उसे जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। और वो एकदम से बेड पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल बॉल सा बन गया था। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी ड्रामना नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक छोटे बच्चे जैसा नाजुक लग रहा था। तभी यहाँ मोरन जो है उसे गुस्सा करता है, और चू वेनिंग जो कि उसके पास जाके वो बैठता है बेड पे, वो देख रहा होता है चू वेनिंग की तरफ, और वो ब्लैंकेट को अब उसे किक नहीं करने देता। लेट नाइट हो गई थी, मोरन भी थक चुका था और वो अब टेक केयर नहीं कर सकता था। वो स्लोली यहाँ पर उसका सिर जो था वो
एक साइड गिरने लगता है और वो सो जाता है। वो ढंग से तो नहीं सोया था क्योंकि चू वेनिंग पूरी रात जो है वो गोल गोल घूमता रहता है। मोरन जो है वो सुन रहा होता है पूरी रात चू वेनिंग के दर्द को। मोरन उसकी तरफ देखता है और वो नहीं बता सकता था कि क्या हो गया है। वो नहीं जानता था कि कब नेचुरली वो चू वेनिंग के पास गया और उसने अनकॉन्शियसली चू वेनिंग को हग किया। ये पर्सन जो कि दर्द से करा रहा था और वो उसकी आंखें बंद हो गई और वो सब कॉन्शियसनेसली आराम से चू वेनिंग की बैक को रब करते हुए सो गया और कहता है कोई बात नहीं, अब तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, ये ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। मोरन सोते सोते ये बड़बड़ाता रहता है क्योंकि चू वेनिंग डर रहा था और ये पीक ऑफ लाइफ एंड डेथ पीक की प्रीवियस लाइफ में कभी उसने ऐसी चीज़ें नहीं की थी। हाँ, वो एम्प्टी वो माउंटेन पैलेस में ज़रूर रहता था। सिंस चू वेनिंग जब से मर गया था कोई भी मोरन के साथ कभी नहीं सोया था, कभी उसकी बाजुओं में भी नहीं सोया था। और शायद ये उसकी हेट्रेड थी कि इतना कोल्ड डे के बाद भी वो अपने हर्ट में उसकी चीज़ें कहीं ना कहीं उसे हर्ट होती थी। वो सारी चीज़ों को मिस करता था लेकिन वो अपने दिल की बात सुनने से डरता था। कुछ भी हो जाए वो चू वेनिंग को वापस नहीं चाहता था और कहीं ना कहीं अब फ्लेम जो है वो बंद हो जाती है उसकी लाइफ की। उसने अपनी लाइफ भी खो दी थी चू वेनिंग और शीमे के जाने के बाद। उस रात मोरन जो है चू वेनिंग को हक कर लेता है और आधा सो जाता है, आधा ड्रीम कर रहा होता है और वो जानता था कि उसने रिगेन कर लिया इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। कुछ टाइम उसे ऐसा लगता था कि अभी भी पास्ट लाइफ का कुछ हिस्सा उससे जुड़ा हुआ है और सडनली वो अपनी आंखें खोलता है या वो डर जाता है जब वो सुबह उठेगा तो क्या होगा। और अब एक एम्प्टी पिल्लो और एक कोल्ड कर्टेन था और उसकी लॉन्ग लाइफ उसकी ज़िंदगी में रह गई थी। पास्ट लाइफ में उसके पास सोने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं होता था जो उसके साथ सोए या उसके साथ जागे। तो अब कोई भी डाउट तो नहीं था, वो चू वेनिंग को इस जन्म में नफरत करता था लेकिन वो इस पर्सन को आज अपनी बाहों में भर के सोया और उसकी आंखें जो थी वो लिटिल थोड़ी सी गीली हो जाती हैं। ये वार्मथ 32 साल के ताक्शिया जुन को जो मिलना चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला। वो अपनी नींद में कहता है वार्निंग, तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। इसकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा अलग थी। मोरन जो है वो धीरे से बाल सहलाने लगता है हमारे चू वेनिंग के। ये पर्सन जो उसकी बाहों में था रिबर्थ के बाद बहुत टाइम बाद इसे ये मौका मिला था उस पर्सन को अपनी बाहों में लेके सॉफ्टली उसे बात करने का। और यहाँ पर मोरन काफ़ी ज़्यादा जेंटली था। वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में चू वेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। उसके मुंह से यही वर्ड निकलते हैं और वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सो गया था और अब उसे रियलाइज़ नहीं होता वो क्या कह रहा है। उसने सोचा भी नहीं था, वो बस नेचुरली स्लिप होता है। मोरन यहाँ पर उसकी ब्रीथिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई और वो गहरे ड्रीम में डूब गया। अगली सुबह चू वेनिंग की आईलैशेस जो है वो कर्ल अप होती हैं और स्लोली वो उठता है। यहाँ उसकी कल्टिवेशन लेवल बहुत हाई थी और वो जानता था कि उसे फीवर हो गया है। लास्ट नाइट जो है वो जो भी परफॉर्म करा था, चू वेनिंग अभी भी स्लीपी था और वो अपनी आंखें खोलता है और अनकॉन्शियसली वो जैसे ही इधर उधर देखता है सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसके साथ सेम बेड पे है। वो आंखें खोल के देखता है तो मो वियो वहाँ पर उसके साथ बेड पे था। ये देख के चू वेनिंग को तो जैसे धक्का ही लग गया था कि अरे उसके बेड पे ये क्या कर रहा है। चू वेनिंग का फेस जो था वो एकदम पीला पड़ जाता है और उसे याद नहीं था लास्ट नाइट क्या हुआ है। और वर्स्ट चीज़ ये थी जब वो मूव होता है तो वो जागा हुआ था। वो मोरन को जगा देगा अगर वो ज़्यादा मूव करेगा तो। यहाँ पर ये जो यंग मैन था ये उबासी लेता है स्मूथली। उसका फेस बहुत डेलिकेट लग रहा था और हेल्दी स्किन थी, यानी कि ये बंदा बिना आवाज़ के सो रहा था। चू वेनिंग अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि मोरन ने भी अपनी आंखें खोली हुई हैं। मोरन आधी नींद में था और कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर सोने दो और अगर तुम उठ गए हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक बाउल एग ड्रॉप बना के ले आओ और मीट पॉरेज भी। चू वेनिंग स्पीचलेस होता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, वो भी नींद में। तब मोरन जो है वो फिर भी नींदों में ही चू वेनिंग को देखता है और वो चू वेनिंग यहाँ हिला नहीं था। तभी वो देखता है कि ये बंदा उठता है, क्या इसे पोरेज बनाने जाना चाहिए। यहाँ पर मोरन उसकी तरफ एक लेजी सी स्माइल करता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है चू वेनिंग के फेस को वो की तरफ और उसे किस कर देता है लिप्स पे। और धीरे से जो मोरन होता है ना वो सांस छोड़ते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम उठना नहीं चाहते तो ये सिर्फ एक बुरा ड्रीम है, ये सिर्फ ड्रीम है और चलो इस बारे में बात नहीं करते। मोरन अनकॉन्शियसली नींद में सोचता है कि चू वेनिंग उसका हस्बैंड और उसे किस कर देता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ का कोई किस्सा याद आया होगा और धीरे से यह आदमी कम्प्लीटली उसकी जो नेक होती है उसे उसकी खुशबू लेते हुए फिर से सो जाता है और अपनी चिन को रब करता है। यहाँ पर वो धीरे से कहता है चू वेनिंग प्लीज़ मुझे अब हक करने दो। और देखते हैं गाइस अब चू वेनिंग का क्या रिएक्शन होगा। मोरन ने अपने ही टीचर को किस कर दिया है और मोरन भूल गया है कि वो इस वक्त अपनी करंट लाइफ में प्रीवियस लाइफ में नहीं है। और अब देखना होगा कि चू वेनिंग इस किस का क्या रिएक्शन देगा। तो आपको अगर ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।